ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी और आवाज़ क्लियर भी होगी। ठीक है जी, चले हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी, अब हम चलेंगे आगे एग्जाम्पल नंबर 6-8 से, जिसमें एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया है कि डिटरमाइन द डीसी करंट कलेक्टर वोल्टेज, डिटरमाइन द एसी कलेक्टर वोल्टेज, ड्रॉ द टोटल कलेक्टर वेवफॉर्म एंड टोटल आउटपुट वेवफॉर्म। अच्छा, ये वेवफॉर्म तो फिलहाल इसमें अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि लाते उसमें ग्राफ वगैरह में जो प्लॉट करना, बहरहाल एक आइडिया देख लेंगे कि इसके ना इसका आउटपुट, इस तरह के सवाल का हम जवाब कैसे दे सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सर्किट है, एप्लीकेशन सर्किट है, ये एप्लीकेबल टाइप सर्किट है। ठीक है जी, इसमें बहरहाल इन्होंने ट्रांजिस्टर का कोई नाम नहीं दिया, हम अज्यूम ये करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर 3904 है। ठीक है जी, अब हम इस सर्किट को पहले बनाते हैं। ठीक है जी, इस पे इनपुट देते हैं, इसके आउटपुट को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने चीजें कैसे कैलकुलेट की हुई है। ठीक है जी, चलिए जी। बाकी रहेगी आउटपुट वेव फॉर्म, ये कैसे आई। ये आउटपुट वोल्टेज आ चाहिए इसका कलेक्टर का। ठीक है जी, पता चल जाएगा कि भाई ये कितना आ रहा, 4.12। ठीक है जी, 12 मिली वोल्ट अप एंड अराउंड 10 मिली वोल्ट डाउन। ठीक है जी, चले देखते हैं इसको। हम पहले से बनाए, फिर इसको ऑसिलोस्कोप एडजस्ट करेंगे तो हमें चीजें नजर आ जाएंगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सर्किट बनाए, उसके बाद समझेंगे, ताकि अगर कोई चीज है इसमें कुछ हम क्लियर करने की कोशिश करें। मल्टीसिम खोल लेते हैं। ठीक है जी, चले ये लोड हो जाए, उसके बाद हम इसे देखते हैं। ठीक है जी, ये लोड हो चुका है। सबसे पहले हम बीजेडी की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि एनपीएन के अंदर 290, 2N3904। ओके जी, अब देखते हैं कि मजीद हमें कौन से कंपोनेंट चाहिए। अच्छा, ये तो इसके लिए 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है जी, चलिए ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड एंड 100 माइक्रो, तीन कैपेसिटर चाहिए एंड सोर्स वोल्टेज विल बी 10 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले तो कैपेसिटर निकालें। इलेक्ट्रोलाइट है, वैल्यूज कैन बी चेंज। 1, 2, 3 सोर्सेस, पावर सोर्सेस। ठीक है जी, ग्राउंड 1, 2, 3, 4 and we might require 5 for ऑसिलोस्कोप। ठीक है जी, ये 2 नीचे 3 ऊपर है। ठीक है जी, हम नंबरिंग खराब ना हो ना, हम ऐसे कर लेंगे जैसे भी है। सही तो था, 2 नीचे था।
वाज राइट। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं आपसे कि हमें यहाँ पे सिग्नल चाहिए। ठीक है जी, सिग्नल की वैल्यू क्या है जनाब? 10 मिली वोल्ट पीक चाहिए। ओके, रोटेट या फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको मैंने कर दिया। चलिए, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी बताई है कोई? नहीं बताई। 12 हम इसको कर लेते हैं 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है जी, फाइल सेव एज। 34 and 8। चलिए, 600 ओम्स है एंड माइनस साइड इधर होगी क्योंकि लाते इधर पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। ये पहले से 22 है ना, यहाँ पे पोटेंशियल आपको ज्यादा मिलेगा तो इसकी कैपेसिटी की प्लस साइड इधर। ओके, चलिए 47 के 10। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ तक होगा चीज। ठीक है जी, 10 के हो गई, 47 के हो गई, 600 हो गई, 470 एंड 470। ओके, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है जी। चलिए अब ये देखें,
100 माइक्रोफराड, ठीक है जी। चले जी, 100 माइक्रोफराड। जो 47 के इसलिए कि भाई करंट मिनिमम हो और वोल्टेज मैक्सिमम हमें दिख जाए, इस आउटपुट एम्पलीफायर की आउटपुट को हम बेहतर तौर पे विजुलाइज कर सकें। चलिए, ये हो गया हमारे पास 10 वोल्ट। चलिए फिलहाल इसे रन करते हैं, देखते हैं कि फिलहाल इसमें कोई वार्निंग वगैरह का मसला तो नहीं आ रहा। ठीक है जी, चले, गुड हो गया, बेहतर है। अच्छा जी। 5 वोल्ट पर डिवीजन से कोई आउटपुट नहीं आ रही, लेकिन ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, 100 मिली वोल्ट की है। अगर ये एक बॉक्स 100 मिली वोल्ट का है तो ये आ रहा है तकरीबन 80% पे आ रहा है ना। तो पॉइंट या 80 मिली वोल्ट पीक, और इनपुट कितनी है वो हम चेक कर लेते हैं। ये एक बॉक्स हमारा 50 मिली वोल्ट का है। ठीक है जी। और अगर मैं इसको 10 पे लाने की कोशिश करूं, ठीक है जी, इसको मैं नीचे ले आता हूं।
ठीक है जी, तो एक बॉक्स हमारा 10 मिली वोल्ट का है, इसका मतलब ये इनपुट तो हमारी सही आ रही है, आउटपुट। हम्म, ठीक है जी, आउटपुट आ रही है हमारे पास 75 मिली वोल्ट के अराउंड, और इनपुट कितनी है इसकी 10 मिली वोल्ट। 75 इसलिए कह रहा हूँ कि ये 3 है और एक बॉक्स 50 का है, टोटल कितना हो 150, 150 थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन हम इसको आधा कंसिडर कर रहे हैं तो कितना हो गया 75। तो एक तरफ की पीक जो है वो 75 की, दूसरी भी 75 मिली वोल्ट की, जबकि इनपुट कितनी है 10 मिली वोल्ट। ठीक है जी, मतलब एम्पलीफायर सही फंक्शनल मोड में है ये वाला। चलिए मैं इसको सेव कर लूं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ सवाल पे। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस करनी है, तो इन्होंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया है। ये डीसी कंपोनेंट है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, और ये इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है जी, ये हम आगे करके देख चुके हैं, जिसमें हमारा रिजल्ट आता था कैसा आता है इक्विवेलेंट सर्किट का। तो हमने कोशिश की थी इसको इक्विवेलेंट के ऊपर यानी कि उस जैसा बनाने की, अगर याद हो, मेरे लेक्चर 32 या 31 या 33 के अंदर ही हमने चेक किया था। ठीक है जी, अब अगर ये सर्किट आ जाए तो आपको कैलकुलेट कैसे करेंगे जितनी भी इसकी डीसी वैल्यूज हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है आपसे, डीसी बाइस वैल्यूज यूजिंग दी इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट तो यही है जिसपे डीसी इफेक्ट कर रहा है। लाते कैपेसिटर हट जाएगा, ये बाईपास हट जाएगा, ये कैपेसिटर जो हमारा इनपुट आइसोलेशन कर रहा है इसको हटा के जो सर्किट है, ये वो चीज है जिसमें डीसी की अपनी बाइसिंग हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसफर आपका किसी एक मोड के अंदर मौजूद है, एक्टिव मोड में है, और उसका क्यू पॉइंट कोई सेट हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ सर्किट निकाल लिया, अब इसको कैलकुलेट करने के तरीके वही है। आर थेवेनिन के जरिए आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी 1.7 वोल्ट की वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ कितना है 1.7 वोल्ट। तो आई ई कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है। आई सी इज अप्रोक्सीमेटली तो आई ई, जो कि इसके बराबर है, तो इससे इसी के बराबर है आई ई है, तो लिहाजा ये दोनों का सम होगा किसका, आई बी और आई सी का। तो हम कह सकते हैं अगर ये नेग्लिजिबल है आई बी, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई। ठीक है जी, वीई वी बी वी सी, अब आपको आर की वैल्यू मालूम है, आई मालूम है, बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पे, अब आर ई इमीटर रेजिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला मालूम है, हम पीछे करके इसको देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट टू डिटरमाइन दी अटेन्युएशन ऑफ बेस। अच्छा, अटेन्युएशन का हमारे पास वही 600 ओम वाली जो मामला थे वो आपको पता होंगे। देयरफॉर ये आपके पास क्या बन गई, इनपुट टोटल 7.53 किलो ओम्स। अटेन्युएशन फैक्टर क्या है आपके पास 1.08, जो सिग्नल आएगा उससे इतना अटेन्युएट ये करेगा, ला तो किस केस से हो रहा है वो, इस 600 ओम रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। बारह चीज आपको गेन कैलकुलेट कैसे करना है, गेन तक पहुंच जाएंगे ताकि ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसे करके देख लें एक दफा, उसके बाद फिर कुछ चीजें उससे पूछ लीजिएगा, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना हमें इंपॉर्टेंट बता दें। भाई इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं बचलेंगे, आपको कुछ ना कुछ करके देना होगा, आपको असाइनमेंट और क्विज़ेस को फॉलो करना होगा, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और सवाल किस पैटर्न पे आएंगे। ठीक है जी, अब जरा सा इसमें देखते हैं कि हमारे पास इस सर्किट में डीसी अवेलेबल है कहीं। मैं पहले, इनपुट में डीसी होगी नहीं, अगर यहाँ पे है तो कैपेसिटर से आइसोलेट कर रहा है, तो इन नहीं, हम आउट की बात कर रहे हैं, इसको डीसी चेक करते हैं। डीसी यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि है हमारे पास ऑसिलोस्कोप जो है कैपेसिटर के पास लगा हुआ है। ठीक है जी, तो हम इसको स्टॉप करते हैं, फिलहाल इस वाले वायर को हम डिटैच करते हैं और इसको लगाते हैं हम यहाँ। यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसका ट्रांसफर किस
कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो ये कितने पे 22 हुआ है। 10 वोल्ट। अब डीसी चेक करते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें जीरो सिग्नल, ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है ना। अब मैं ऐसे देता हूँ, कोई डीसी वैल्यू बताओ, तो कितने पे आ रहा है, हाफ पे आ रहा है, यानी कि 5 वोल्ट के अराउंड ये 22 हुआ है। तो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के अराउंड हुआ है, इसका मतलब क्यू पॉइंट इसका 5 वोल्ट सेट हुआ, तो ये अच्छा है। इसलिए दोनों तरफ की पीक इसकी मुनासिब आ रही है, कहीं से कोई भी चीज अटेनुएट या क्लिप नहीं हो रही। दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ से कोई भी चीज अटेनुएट या क्लिप नहीं हो रही, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हम वोल्ट मीटर से भी नाप लेते हैं। इसको मैं फ्लिप कर लूं हॉरिजॉन्टल। ओ, पहले सही था, बिना वजह के लिए किया। देखते हैं क्या आउटपुट देता है ये सिस्टम। आ गया 5 वोल्ट के आसपास। ठीक है जी, ये यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लादा कैपेसिटर लगा तो डीसी की वैल्यू नहीं देगा, तो हमने ऑसिलोस्कोप भी लगा के देख लिया, हमने देख लिया हाँ यार तकरीबन हाफ के करीब आ रहा है। 10 का हाफ क्या है, इसका मतलब ये 22 बिल्कुल सही हुआ है, प्रैक्टिकल सर्किट है, इसी वजह से इसका दोनों का वेव फॉर्म सही आ रहा है। ठीक है जी। चलें जी, इसको मैं स्टॉप करूं। इसको मैं एसी पे दोबारा ले आऊं, एडजस्ट करके फिर सेव करूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज और है, इसको मैं इनपुट पे ले जाऊं क्योंकि जब पहले चाहिए था मल्टीमीटर नहीं लगाया था। ठीक है जी, इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई, ओके नो इशू। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल ये वाली अब आप खुद भी कर लेंगे। अगर आपको कहीं इश्यू आता है तो प्लीज बताइए, सिर्फ इम्पोर्टेंट के बारे में सवालात ना कीजिए। ठीक है जी, इसको फाइल सेव हो गई है, सेव कंट्रोल एस। ठीक है जी, चलें अगले स्टेप पे चलते हैं। अच्छा जी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या होता है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इस तरह के सिंगल ट्रांजिस्टर, यानी ऐसे अभी फिलहाल बात हो रही है जो सिंगल ट्रांजिस्टर बेस है, ऐसे एम्पलीफायर्स को कहते हैं जिनकी आउटपुट आपके पास इमिटर से अवेलेबल होती है और इनपुट आपकी बेस पे ही होती है, एंड कलेक्टर इज सर्व्ड एज अ कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, ये समझने के लिए, लेकिन अगर जिसपे इनपुट और आउटपुट नहीं आ रही वो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए आप उसे कॉमन कलेक्टर कह सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसके दो फायदे, एक तो ये क्या करंट मिल जाता है, वोल्टेज गेन इसका 1 होता है, 1 का मतलब जैसी इन वैसी आउट, लेकिन करंट एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि आपका जो सिग्नल है वो इन फेज होता है फ्रॉम दी एज कम्पेयर टू इनपुट। ठीक है जी, यहाँ चेक करते हैं जरा।
अब देखिए जिस टाइम पे सिग्नल नीचे आ रहा है तो इस टाइम पे सिग्नल ऊपर जा देगा ना, नॉच ये, तो क्या है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ये पीक है तो इनिशियली माइनस पीक पे, ये प्लस पीक पे, तो ये माइनस पीक पे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है जी। जबकि अगर हम इमीटर से आउटपुट लें तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो इन फेज होगा, लेकिन क्या है वोल्टेज गेन तो वन होगा, यानी गेन का मतलब फुल फैक्टर है, जिससे आप इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आउट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब वो वन होगा तो जितना वी इन है उतना ही वी आउट है, बट आई विल बी इंक्रीज, क्योंकि आप ले रहे हैं किससे? इमीटर से। कलेक्टर से लेंगे जब भी इंक्रीज होगा, लेकिन वहां वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज नहीं लेकिन करंट इंक्रीज है। ठीक है जी, चले जी। वाह, ये अच्छा सर्किट मिल गया। इसको बनाते हैं फिलहाल, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस की तरफ, या इसको क्या किया कैसे किया अब समझ तो आ गया, सिर्फ बना के देखते हैं 6-9 को। ठीक है जी, ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया, इसको तो मैं करूँ क्लोज। हम न्यू को ले लेते हैं। ठीक है जी, 3904 1 2 3, और ये 4, 4 रेजिस्टेंस चाहिए और 2 कैपेसिटर चाहिए। ओके। गेन इसलिए भी कम है क्योंकि लाजमी बात है कि अब आपके पास जो इमीटर वैल्यू लग रही है वो ज्यादा है, तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा, लेकिन चूंकि कलेक्टर से डायरेक्ट आ रहा था इसलिए आपको करंट ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया, 4 रेजिस्टेंस हो गए, 2 कैपेसिटर हो गए जिसमें 10 एन, 1 माइक्रोफेराड, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 1 and 2, सोर्सेस, पावर सोर्सेस, ग्राउंड 1 2 और ये 3, डीसी पावर। ठीक है जी, पहले से हम असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 3 वोल्ट आरएमएस देंगे इसे। ठीक है जी, 470 और 470, ओके। 18 के एंड 51 के। ठीक है जी, पता नहीं क्या हो गया, तो इतने करीब आके इसको मसले आ रहा है। ठीक है जी, चले अब सही हो गया। और क्या है जी, वो 18 के, 51 के, 470 ओम, देन 470।
ठीक है जी, चलिए जी। और ये क्या कह रहे हैं, 10 माइक्रोफैराड है एंड इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ रही है ना कैसे बन रही है। अब तो खैर ये याद होना चाहिए, इसमें तो वैसा मसला अब नहीं है। इसमें तो कहीं उन्होंने पूरा कोर्स इस पे ऐसे ही बनाया है। अच्छा जी, 18K को भी थोड़ा सा नीचे कर लें। अब देखें कलेक्टर की रेजिस्टेंस 0 है, ताकि वोल्टेज हमें मैक्सिमम मिल जाए। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा सर्किट रेडी। 10 वोल्ट है, 3 वोल्ट RMS है। जो 3 वोल्ट RMS है ना, तो उसको हम ज्यादा कैलकुलेट ना भी करें, उसका एक तरीका और है, जुगाड़ है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे हम, 1000 कर लेते हैं। एंड दिस इज 3 वोल्ट RMS। ओके, सही है जी। चले जी, अब आ जाते हैं हम। हाँ, ऑसिलोस्कोप पे जो भी आउटपुट चाहिए वो हमें इसके अक्रॉस चाहिए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, चले जी। आउटपुट तो कुछ आ रही है, इसको हम एडजस्ट करते हैं। थोड़ी सी क्लिप्ड है, थोड़ी सी क्लिप्ड है। 5 वोल्ट ही रखते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं। 5.5 तक आ रही है, ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं। 2.3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट पीक आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो जो इनपुट है तकरीबन वही आ रही है, 3.5 वोल्ट पीक है। तो अंदाजा हो जाएगा क्योंकि RMS है ना, और ये पीक है, मतलब पीक थोड़ी ज्यादा ही होगी। ठीक है जी। ठीक है जी, हमें AC कंपोनेंट मिल गया और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको- ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये है 5.6 पे गया हुआ, ये समझ लें। तो 5.6 का मतलब हुआ 8 वोल्ट। ठीक है, तो 4 वोल्ट के करीब की पीक आ रही है। ऐसे ही है क्योंकि RMS का मतलब होता है पीक उस थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है जी, चलो समझ में आता है। ये भी ऐसा ही है। अच्छा, इसमें अब फायदा क्या है, ये देखें, ये पीक नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है। फायदा क्या है इसके अंदर,
कि आपका जो सिग्नल है वो आउटपुट और इनपुट इन फेज है। सबसे पहले सेव करूं, पहले भी लाइट आज धोखा दे चुकी है, इसलिए लेट बैठना पड़ा मुझे मजीद, वरना एक वीडियो और बन चुकी होती। ठीक है जी। 18, 470, 417, 51। इसका इन्होंने नाम क्या रखा है इसमें, और की जरूरत नहीं है ना, नंबर्स पे चलता है ना ये एरर देगा। आगे हुई, वाह भाई। चलिए, ठीक है जी। काफी तक हमने चीजें कर ली हैं इसमें, और तो कोई चीज ऐसी रह नहीं कि हमने सर्किट को चला के देख लिया। और इसको मैं सेव भी कर दूं। ठीक है जी, अगली एग्जांपल क्या है। ओके, दैट्स वेरी गुड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। ठीक है, इसका नाम भी बड़ा अच्छा है। ठीक है जी, तो हम सीबी पे आने से पहले इस टॉपिक को करेंगे। क्या कहलाता है ये, डार्लिंग। ठीक है जी, कहलाता है डार्लिंगटन पेयर। ठीक है जी, डार्लिंगटन पेयर से फायदा क्या है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हम जाएंगे कॉमन बेस के ऊपर। ठीक है जी, ये चीज सामने आ गई होगी, आप लोग कर लें, होपफुली आपको इस वीकेंड पे 2 असाइनमेंट मिल जाएंगे, और 2 क्विज भी मैं एक दफा लाइन अप कर दूंगा अगले वीक का भी, ताकि आप वो अटेम्प्ट कर लें। और बाकी मिड आपका होपफुली 80 नंबर का और ऑन कैंपस है, तो जिसको अगर ऑन कैंपस का है, अगर आप लोग की पूरी क्लास कहती है कि हमें ऑन कैंपस आना है, तो हम डिसाइड कर लेंगे। अभी आज तो खैर हम वहाँ गए थे, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे क्लास ले सके, तो समर कमेटी ने गूगल फॉर्म शेयर किया है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है। अगर उसमें प्रोविजन है कि हम अगले हफ्ते कर सकें, तो मैं उनको बता देता हूँ। और अगर आप लोगों को पता हो, या आप लोगों का मूड हो, या कोई चीज़ पूछनी हो, पता हो तो मैं गलत कह गया, तो आप लोग बता दीजिएगा, तो 2 सेशन हम वहाँ पे फिजिकल भी रख लेंगे। ठीक है जी, या एक आध दिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगले हफ्ते में किसी एक दिन आप आ जाएं। बाकी मैं गूगल फॉर्म अभी देखता हूँ, उसमें देखता हूँ उन्होंने क्या क्या चीजें पूछी है, तो मैं एक आध दिन जो है वो आप सबको वहाँ बुला लूंगा, ताकि एक तो फेस टू फेस भी इंटरेक्शन हो जाएगा, फिर जो क्यूरीज है वो भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। और किसी का कोई मसला है, पूछना है सर पेपर कैसा आएगा, क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, तो उसका हम वहाँ 2 सेशन हम वहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, तो भाई आप लेक्चर नंबर से बात पूछ के कर सकते हैं कि मुझे फला टॉपिक में, फला लेक्चर के अंदर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है जी, हैंड रिटन जितने थे, जिस जिस जगह जरूरत थे, वो हमने पूरा कर लिया। अब हम जो आगे जाएंगे डार्लिंगटन पेयर पे, तो हो सकता है यहाँ पे हमारी हैंड रिटन शीट इस्तेमाल हो, तो मैं अभी देख लेता हूँ, हैंड रिटन पे कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि डार्लिंगटन पेयर और ये एक और मौसूफ होते हैं, सीजी कलाई पेयर। अच्छा, ये चूंकि मैंने इसको कोई खास इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में मसला आता है। ठीक है जी, अब इसमें क्या होता है, ये हम देख रहे हैं कि इसमें एक जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं, और इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से ये पेयर बनता है। ठीक है जी, इसमें भी फायदा है, करंट गेन के बहुत सारे फायदे हैं, वो हम देख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो चीज मिलेगी वो आपको ये डार्लिंगटन पेयर मार्केट में मिलेगा। DIP 44, DIP 41 ऐसे करके आते थे। अभी अगले लेक्चर से पहले मैं उसे याद भी कर लूंगा, तो याद आ जाएगा, तो हम उसकी डेटा शीट आराम से निकाल लेंगे। उसका फायदा क्या है वो भी हम सारी बातें डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में। फिर टाइम बचेगा तो हम आ जाएंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर पे। अब आप ये देखिए, इसमें बेस जो है वो ग्राउंडेड है, इमीटर को हम पोटेंशियल ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जंक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स बाइस हो रहा है, जिसमें से कलेक्टर पे आपको वेरिएशन मिल रही है।
ठीक है जी। फायदा क्या है कि भाई वोल्टेज गेन तो बहुत अच्छा मिल गया, बाकी भी कुछ फायदे होंगे वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो होपफुली अगले लेक्चर के अंदर हम डार्लिंगटन पे सिजाकली पेयर, सीजी का लाई है, चाहिए मैं खुद भी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लूंगा, ये जबान पे चढ़ती नहीं है मेरे। ठीक है जी। ये दो पेयर हो जाएंगे और कॉमन बेस एम्पलीफायर का देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कितना कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, मैं शेयरिंग और लेक्चर बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।